स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, CDP की दूसरी क्लास आप सभी के सामने उपस्थित है और इसमें आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित कुछ तथ्यों को भी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, टॉपिक है हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं बाल विकास। यदि प्रश्न में पूछ दिया बाल विकास किसकी शाखा है, बाल विकास किसकी शाखा है, तो बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है। और पूछ दे मनोविज्ञान किसकी शाखा है, मनोविज्ञान हमारा दर्शन शास्त्र की शाखा है। मनोविज्ञान किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। बाल विकास का अध्ययन जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही होता है। ये हमारा वुडवर्ग महोदय ने कहा था। किसने कहा था मित्रों? वुडवर्ग ने। वुडवर्ग ने क्या कहा था? बाल विकास जो है उसका अध्ययन गर्भावस्था अर्थात जब बालक गर्भ में रहता है और किशोरावस्था तक अर्थात जब बालक किशोरावस्था तक आ जाता है तब तक ही उसका अध्ययन कहलाता है, अध्ययन रहता है। तो ये हमारा वुडवर्ग महोदय ने कहा था। आइए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में पेस्तोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। 18वीं शताब्दी में पेस्तोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। अगला है 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे या इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये हमारे स्टैनली हॉल थे। तो प्रश्न में पूछ दे बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बाल अध्ययन आंदोलन अमेरिका में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व स्टैनली हॉल ने किया था। ठीक है। अगला हमारा बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो ये हमारा स्टैनली हॉल ने किया था। सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण, बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण व्यक्तित्व मापन के लिए, तो ये हमारा वुडवर्ग ने किया था। क्या किया था? सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण व्यक्तित्व मापन के लिए वुडवर्ग ने किया था। और अगला टॉपिक हमारा 19वीं शताब्दी 1887 में न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। अर्थात न्यूयॉर्क में बालकों के सुधार के लिए गृह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 19वीं शताब्दी में 1887 में। तो प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछेगा? पूछ देगा बाल सुधार गृह कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पता रहेगा आप सभी को, तो मार देंगे तुरंत ऑप्शन देके। बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था न्यूयॉर्क शहर में। और पूछते कब किया गया था? तो 1887 में किया गया था। ठीक है। बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा, ये हमने आपको पहले ही बताया। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास किसका अध्ययन है? तो बाल विकास हमारा किसका अध्ययन है मित्रों? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक किसका अध्ययन है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। बालकों का जो विकास है, बालकों का विकास जो है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। बालकों का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है और ये विकास तब तक नहीं रुकता जब तक कि व्यक्ति या बालक की मृत्यु न हो जाए। बालक का विकास इस प्रकार से गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है मित्रों। आगे देखिए अगला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसमें किसका अंतर है मित्रों? इसमें अंतर है हमारा क्षेत्रों का। किसका है? क्षेत्रों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा
राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास किसका अध्ययन है? देखिए बाल विकास किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए है बालकों में विकास के विभिन्न पहलुओं का, दूसरा हमारा है बालक के व्यवहारों का, तीसरा है बालक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ए बी सी तीनों का। तो बाल विकास का अध्ययन जो है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन होता है, बालक के व्यवहारों का भी अध्ययन होता है, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, अर्थात ए बी सी तीनों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है? बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, और सी ऑप्शन है हमारा बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, डी हमारा है अच्छा बालक बनने के लिए। तो मित्रों, बाल विकास का जो अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो बाल विकास का अध्ययन इसलिए हम करते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास अच्छे से हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस प्रकार अनुकरण करता है? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस प्रकार से अनुकरण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तक, और ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट से सामान्य, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है पैर से सर की तरफ। तो बालकों का विकास जो है, बालकों का विकास हमेशा ऊपर से नीचे, अर्थात पहले बालक के सर का विकास होता है, फिर उसके पैरों का विकास होता है। पहले बालक के सर का विकास होता है, फिर उसके हाथों का विकास होता है, फिर उसके बाद बालक के पैरों का विकास होता है। अर्थात बालक का विकास हमेशा ऊपर से नीचे, अर्थात सिर से पैर की तरफ होता है। तो याद रखिए मित्रों, बालक का विकास जो है हमेशा सिर से पैर तक ही होता है, पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य है? आनुवंशिकता शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। तो आनुवंशिकता अर्थात बच्चों के माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में ही शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास होता है। जिस प्रकार से माता पिता के जीन के कारण बच्चे में प्रवेश करता है और उसी के कारण बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। ठीक है मित्रों, तो अगला हमारा ऑप्शन है केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला हमारा है केंद्रक में पाए जाते हैं। तो केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? डीएनए आरएनए। तो आप सभी को पता होगा डीएनए आरएनए। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ होता है? हमारे अंदर, उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है मित्रों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आइए देखते हैं डीएनए हमारा, ये देखिए ये हमारा डीएनए है। कौन सा मित्रों? ये देखिए ये हमारा डीएनए है। क्या है मित्रों? ये डीएनए है और ये आरएनए है। तो डीएनए आरएनए, डीएनए में
एक मॉडल होता है, डीएनए में डबल मॉडल होता है और आरएनए में हमारा एक मॉडल होता है। और देखिए कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। कोशिका में क्या पाया जाता है, यदि हम अपने शरीर की कोशिका को जूम करके देखें तो उसमें क्या मिलेगा, हमें केंद्रक मिलेगा। और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। उस केंद्रक को जूम करेंगे तो उसमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और उसे भी जूम करेंगे तो उसमें पाया जाता है क्रोमोसोम, अर्थात उसके भी अंदर जाएंगे तो हमारा पाया जाएगा क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की संख्या हमारे जिसमें कितनी होती है, 23 + 23 अर्थात 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और उस क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है जीन, जो कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने और कब दिया था, तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। और पूछ दे कब दिया था, 1953 में। और ये भी पूछ दे डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था मित्रों, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने और कब दिया था, तो ये हमारा 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है। और पूछ दे डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था, तो हमारे गोविंद खुराना जी किए थे। ठीक है। आइए 7वां प्रश्न देखिए, आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बच्चों में आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है डीएनए। डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। सूचनाएं प्रदान करता है बच्चों में कि बच्चे के 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 2 आँखें हों इत्यादि सूचना प्रदान करता है। यदि सूचना नहीं प्रदान करता तो बच्चों में कभी कभी देखिए किसी बच्चे में 3-5 उंगली की जगह 6 उंगली निकल जाती है, और हाथ की वजह से डबल हाथ आ जाते हैं इत्यादि। डीएनए सूचना प्रदान करता है। इससे बच्चे में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ इत्यादि की सूचना प्रदान करता है कि बच्चे में ये रहना आवश्यक है। ठीक है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं, युग्मज का बनना, कोशिका विभाजन का शुरू होना और युग्मज का गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना प्रसव पूर्व विकास की किस अवधि में होता है। तो युग्मज का बनना, कोशिका विभाजन का शुरू होना और युग्मज का गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना प्रसव पूर्व की विकास की किस अवधि में होता है, तो ये हमारा होता है अंकुरण काल। अंकुरण काल को हम क्या क्या कहते हैं, अंकुरण काल को हम कहते हैं बीजावस्था। क्या क्या कहते हैं मित्रों, अंकुरण काल को बीजावस्था, डिंबावस्था और रूपण अवस्था। अर्थात बीजावस्था मतलब बीज के रूप में रहता है, अंकुरण मतलब अंकुरित होता है, इससे अंकुरित होता है, तो ये हमारा अंकुरण काल है। इसमें बालक जो है उस बालकों के युग्म का बनना शुरू हो जाता है और उसका कोशिका विभाजन होने लगता है और उसका युग्म जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ने लगता है। तो किस अवधि में होता है, ये होता है अंकुरण काल में। ठीक है मित्रों। और आइए देखते हैं अगला, पहले देख लेते हैं अंकुरण काल। अंकुरण काल हमारा कब से कब होता है, अंकुरण काल हमारा गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होता है। क्या होता है, अंकुरण काल जो होता है गर्भाशय से 2 सप्ताह तक होता है। और दूसरा होता है भ्रूण काल या भ्रूणावस्था। तो ये हमारा होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक। कितना होता है, 2 सप्ताह से 2 माह तक होता है। ठीक है मित्रों, ये हमारा कितना होता है, 2 सप्ताह से 2 माह तक। यहाँ पर 2 सप्ताह रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
ठीक है, यहाँ 2 सप्ताह रहेगा। ठीक है, और अगला हमारा है फीटल काल। तीसरा अवस्था कौन सी है? फीटल काल। तो फीटल काल 2 माह से जन्म तक मानी जाती है। ठीक है, पहला हमारा अंकुरण काल जो कि गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक रहता है, और इसे अंकुरण काल को क्या कहते हैं? रोपड़ क्या कहते हैं मित्रों? रोपणावस्था, बीजावस्था या डिंबावस्था या अंकुरण काल। तो ये हमारा गर्भधारण से 2 सप्ताह तक रहता है। और दूसरा हमारा भ्रूण काल या भ्रूणावस्था जो 2 सप्ताह से 2 माह तक रहता है। और तीसरा हमारा फीटल काल जो कि 2 माह से जन्म तक रहता है, जब तक बालक का जन्म न हो जाए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। विकास की एक प्रसव पूर्व अवधि जो गर्भधारण से 2 माह तक आरंभ होती है औसतन 7 माह तक रहती है और कहलाती है फीटल काल। तो अभी हमने आपको फीटल काल के बारे में बताया कि फीटल काल जो है 2 माह से जन्म तक रहती है, जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए। ठीक है, तो आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसी विकृति को प्रसव पूर्व किस विधि द्वारा पहचान की जाती है? तो डाउन सिंड्रोम जैसी विकृति को प्रसव पूर्व किस विधि द्वारा पहचान की जा सकती है? तो ये पहचान की जा सकती है हमारे इम्यूनोसेनेटेटिस। किस विधि द्वारा? इम्यूनोसेनेटेटिस। तो ये हमारी विधि है जो कि डाउन सिंड्रोम जैसी विकृति को प्रसव पूर्व पहचान की जा सकती है। तो आइए डाउन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। डाउन सिंड्रोम 1866 में जॉन लेगडन डाउन ने वर्णन किया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, कौन किया था? जॉन लेगडन डाउन ने, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया। 1866 में जॉन लेगडन डाउन ने वर्णन किया था। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे जो हैं वो मंगोलिज्म प्रजाति के बच्चों की तरह होते हैं। ऐसे मंगोलिज्म प्रजाति के बच्चे आँखें बड़ी बड़ी, नाक चपटी इत्यादि होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे मंगोलिज्म प्रजाति के तरह होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज का प्रश्न। ठीक है, यदि आपको कहीं पर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी कुछ न कुछ जानकारी हो सके। ठीक है, तो आप अपनी कृपया बनाए रखें और हमारा सपोर्ट करें मित्रों। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।